नाजरीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा तो है ही, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं उसके अंदर उसको दहशतगर्दी के लपेट में ऐसा लिया गया है कि जो पाकिस्तान के फ्यूचर इकोनॉमिक और वायबल इंटरेस्ट्स हैं उनको जो है वो टारगेट किया जा रहा है। गुज़श्ता साल हमने देखा कि एक अपर ट्रैजेक्टरी थी अटैक्स के हवाले से, और ख़ुसूसी तौर पर जो पाकिस्तान का सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है बलूचिस्तान के अंदर, जो फ्यूचर है ना सिर्फ ऑफशोर ड्रिलिंग के लिए बल्कि जो कनेक्टिविटी आर्टरीज़ है लार्जर यूरेशियन कॉरिडोर के लिए, उसको भी बशमूल बाकी जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं और सिविल सिक्योरिटी इदारे हैं उन सब को जो है वो यकसा टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा जो बलूचिस्तान का एक नैरेटिव बनाया जा रहा है ऑन अ ग्लोबल स्फीयर, उसमें एक कंसिस्टेंट इशू जो है वो आता है और उसको ऐसा डील किया जाता है कि गालिबन यहाँ पर पॉलिटिकल जो प्रोसेस है वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है और ऑन अ लार्जर स्केल यहाँ के जो चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस जो है वो टाइमली नहीं किया जा रहा है। तो अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस जो बलूचिस्तान का रोल नज़र आ रहा है, ऑब्वियसली फ्यूचर इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स पाकिस्तान के लिंक्ड हैं इस सूबे के साथ, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली इन सारे जवाबात के लिए आज हमने मदऊ किया है साज बुख्ती साहब को, जो सीएम हैं बलूचिस्तान के, और इनसे तफसीलन पूछेंगे कि जो बातें सामने आ रही हैं और जो पैटर्न सामने नज़र आ रहे हैं उसकी एक्चुअल हकीकत जो है वो क्या है। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब टाइम देने के लिए। सरफराज साहब, शुरू करते हैं सबसे पहले बलूचिस्तान की मजबूरी सिक्योरिटी सूरत हाल की, क्योंकि पाकिस्तान का जो बयानिया है उसमें ऑब्वियसली बलूचिस्तान फाइनेंशियली और सिक्योरिटी वाइज एक इंटेग्रल पार्ट है जो हम फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पाकिस्तान के इकोनॉमिकली जो है वो देखते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली ये बात जो है वो सामने आती है जिसमें अटैक्स की खबरें आती हैं, जो मेजर आर्टरीज़ हैं उनको क्लॉक करने की जो है वो बात होती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो है ग्लोबली उनको ये ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं है। फ्रॉम बीइंग द मेन पर्सन जो आंसरेबल है टू द पीपल एज वेल एज द गवर्नमेंट, आपका पर्सपेक्टिव क्या है कि क्या ये परसेप्शन ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी योर शो। अगर ये कहूं मैं आज के बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक है, तो ये ध्रुव गोई होगी। और अगर मैं ये कहूं कि जो लीक से जो स्टोरी बताई जाती है पूरे पाकिस्तान में, वो भी बहुत बड़ी ध्रुव गोई है। तो ये कहीं ग्रे में है। बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल मैं कहूँ परफेक्ट है, दैट इज नॉट फाइन, बट वो सिचुएशन नहीं है जिस तरह की सिचुएशन या जिस तरह की परसेप्शन जो है वो मीडिया में बताई जाती है या लोग उसको प्रोपगेट करते हैं या फिर प्रोपेगेंडा टूल का उन्होंने हिस्सा बनाया हुआ, और उसका नुकसान जो है वो रियासत पाकिस्तान को, हुकूमत के इनिशिएटिव्स को तो यकीनन हो रहा है, लेकिन साथ उनका जो एक पोलिटिकल इंटरेस्ट में कह दो या वेस्टर्न इंटरेस्ट में कह दो, वो अपने उस इंटरेस्ट की खातिर उनको ये अंदाजा नहीं हो रहा है कि वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान में कितना नुकसान करें। डेलिबरेटली तो किसी की नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि बलूचिस्तान को याद ही तब किया जाता है कि जब बलूचिस्तान में कोई खुदा ना खास्ता बुरी खबर आती है। बलूचिस्तान की अच्छी स्टोरीज भी बहुत सारी हैं, बलूचिस्तान के यूथ के प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं, बलूचिस्तान के हॉस्पिटल्स की हालत बेहतर हो रही है, बलूचिस्तान के सारे स्कूल्स खुल चुके हैं, बलूचिस्तान में 17,000 टीचर्स 100% नहीं तो 99.99% मेरिट पे भर्ती हुए हैं। तो देयर इज अ लॉन्ग लॉन्ग लिस्ट, उसके बारे में अनफॉर्चुनेटली बात नहीं होती है। And this is how the media is, this is how the public is, this is how the perceptions domains are. तो this is a challenge. बाकी जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आप देखिए बलूचिस्तान को पहले तो समझने की कोशिश करें, पहले तो इस कंफ्यूजन से पूरी नेशन बाहर आ जाए कि आज भी हम मुझे ये कंफ्यूजन बाहर महसूस होती है। बाकी मामला पाकिस्तान में कोई मेरी बात का बुरा होना है तो मैं उससे माजरत चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़ाई को इस वायलेंस को किसी और नजर से देखा जाता है। जो वायलेंस मजहब के नाम पर हो रहा है, जिसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है, उस वायलेंस को किसी और तरीके से देखा जाता है और किसी और तरीके से ट्रीटमेंट की ख्वाहिश की जाती है। जबकि बलूचिस्तान के वायलेंस को मैंने देखा है कि लोग रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं कि कभी उसको अंडर डेवलपमेंट से जोड़ते हैं, जिसको मैं अनपैरेलल डेवलपमेंट कहता हूं, कभी उसको महरूमी से जोड़ते हैं, कभी उसको बेरोजगारी से जोड़ते हैं, कभी उसको बॉर्डर की जो स्मगलिंग है उससे जोड़ते हैं।
तो क्या ये सारी चीजों को इकट्ठा करके उस वायलेंस को रेशनलाइज करके पूरे पाकिस्तान के सामने पेश कर देते हैं और पूरे पाकिस्तान को कंफ्यूज कर देते हैं कि अच्छा वहां पर तो सड़क स्कूल नहीं है, ये नहीं है, या बलूचिस्तान की जो विल्डरनेस है। तो जो लड़ रहा है वो प्योरली इस बात पे लड़ रहा है, वो खुद ये कहता है कि मुझे आपकी डेवलपमेंट नहीं चाहिए। अगर वो डेवलपमेंट के पीछे लड़ रहा होता तो N25 में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको क्यों अगवा करता? जी N40 पे जो ट्रॉलर्स चल रहे हैं वो बलूचिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर कर रहे हैं, बलोच कम्युनिटी की इकोनॉमी को बेहतर कर रहे हैं। बलोच एसेट्स हैं, ये जो ब्रिजेस हैं ये किसके एसेट है? बलूचिस्तान के और बिलखसूस बलोचों के एसेट्स है ना। तो उन एसेट्स को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? तो उनका तो मकसद पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, और वो दूसरा बड़ा मकसद उनका ये खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तोड़ना है। अच्छा केक की तरह दे वांट टू कट आवर कंट्री, जी बट वो एमओ की जन्नत में रखे। दे कैन नॉट डू इट, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो आई वांटेड टू आस्क हियर, आपने अनपैरेलल्ड डेवलपमेंट की जो है वो बात जो है वो की है। आई वांटेड टू आस्क दिस, आपने रिसेंटली जो आपने एक नक्शा जो है वो खींचा है इन टर्म्स ऑफ के इस प्रॉब्लम का जो है वो तखशीस जो है वो किया जा सके, आपने रिसेंटली कुछ चेंजेस जो है वो सूबाई आर्किटेक्चर में की हैं, जिसमें कंस्टिट्यूंसीज जो डिलिमिटेशंस हैं एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट्स की, वो भी आपने जो है वो बदली हैं। अब 41 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो बन गए। उसके अलावा कुछ नए रूट्स के हवाले से जो है वो बात की, और फिर हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर कुछ नई चीज़ें जो है वो सामने आ रही है, खुसूसी तौर पर रख्शां डिवीज़न के अंदर। आई वॉज जस्ट क्यूरियस कि आप ये समझते हैं कि ये डिलिमिटेशंस चेंज करना और नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को वहाँ पर प्लेस करना, इज दैट अ वे फॉरवर्ड कि नहीं ये एक प्रोसेस है जो टाइम जो है वो लेगा? पहले तो ये बैकग्राउंड देखिए कि आज पूरे पाकिस्तान में एक डिबेट हो रही है कि क्या है प्रोविंसेस की तादाद बढ़ाई जाए ना बढ़ाई जाए, क्यों ये डिबेट शुरू। और डिबेट तो ये थी कि क्या हम नए प्रोविंसेस बना के गवर्नेंस मॉडल को इम्प्रूव कर सकते हैं। लोगों ने डिबेट चेंज कर दी कि खुदा ना खास्ता ये गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट है या बाकी गवर्नमेंट्स है कि उनके खिलाफ कोई चार्जशीट है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज जस्ट अ सिंपल डिबेट कि ये एक प्रोविंसेस का जो सिस्टम है ये कोई कुरान हदीस तो नहीं है। लेट्स डिबेट, पार्लियामेंट में डिबेट की जा सकती है, सेमिनार्स में किया जा सकता है, फिर जो एक कलेक्टिव विजडम के साथ एक सीजन है उस पर सारी कौम उस पर लग जाए। अब इसी तरह बलूचिस्तान के हवाले से हमने जो सोचा कि बलूचिस्तान का, अब आपको पता है कि एक डिवीजन ऐसा भी था कि जो पूरे केपी से बड़ा जी, एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा था जो 80% केपी से बड़ा था। तो अब हमने क्या करना था कि आउटरीच जो स्टेट की है, जो स्टेट के सिंबल्स हैं वो कौन लोग, वो पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की एफसी है, गवर्नमेंट का डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, देयर इज अ मैकेनिज्म। वो सारे लोग जब वहां पर मौजूद होंगे तो वो स्टेट की सिंबल है। अब आप दूर दराज इलाकों में, मैं आपको सिर्फ एक डिवीजन की मिसाल देता हूँ, कलात डिवीजन की। ये मस्तूम से स्टार्ट हो रहा है। आपको शायद बलूचिस्तान की उतनी अंडरस्टैंडिंग आई डोंट नो के है या आपने कभी इस रोड पे ट्रेवल किया या नहीं किया है। ये ऐसा ही है कि राजनपुर से शुरू करें और लाहौर तक एक ही डिवीजन। इमेजिन करें कि इज दैट पॉसिबल। मतलब ये वो किस तरीके से एक कमिश्नर जो है वो लाहौर से लेकर राजनपुर तक एक कमिश्नर जो है या एक डीआईजी पुलिस जो है वो उसको हैंडल कर सके। सो ये छोटे छोटे डिविजन्स बना के, छोटे डिस्ट्रिक्ट्स बना के गवर्नेंस को इंप्रूव करने की जरूरत है, और जो पब्लिक है पब्लिक तक रीच आउट करने की जरूरत है। यही डिबेट शुरू हुई है प्रोविंसेस के हवाले से। तो हमने कहा जब प्रोविंसेस पे कंसेंसस बिल्ट होगा, जाहिर है वो फेडरेशन का काम है, फेडरल जो पार्लियामेंट है उसका काम है, तो हम तो अपना काम स्टार्ट कर लें। तो हम ये समझते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि छोटे छोटे यूनिट्स बने प्रोविंस में, छोटे डिस्ट्रिक्ट्स बने, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो पीछे रह गए, उनको आगे लाने का तरीका क्या है? उनका आगे लाने का तरीका यही है कि आप गवर्नेंस को इंप्रूव तभी करेंगे कि जब उस गवर्नेंस को चेक करने वाला आदमी उसके सर पे पहुंच सके। अब एटलीस्ट आपकी डिविजन ऐसी होगी है कि आपका कमिश्नर डीआईजी 2 घंटे 3 घंटे में वहां ट्रेवल करके पहुंच जाओ। अदरवाइज को 8-8 घंटे डिविजन में ट्रेवल करना पड़ता था। सो ये डिलिमिटेशन इस नियत के साथ की गई है कि आपकी आउटरीच टू द पब्लिक, टू चाचा उमरदीन जिसको मैं कहता हूं, उस तक पहुंच सके।